नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है कार्तिकेय डूडी जी, जो कि विधानसभा क्षेत्र भादरा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इस वक्त चुनाव की तैयारी करें। इसी बीच आपको बताना चाहूँगा कि डूडी परिवार लगातार राजनीति में सक्रिय है और आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान में इनके चाचा श्री जयदीप जी डूडी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और इसी बीच जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो एक तरीके से क्षेत्र में चर्चाओं का विषय ये बना कि डूडी परिवार में इस बार कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ऐसे में बात करें तो इनके परिवार में पूर्व में भी 2 गुटों में चुनाव हो चुके हैं और इस बार हो सकता है कि इतिहास अपने आप को दोहराए। तो तमाम चर्चाओं बातचीत के लिए आज कार्तिकेय डूडी जी से हमने विशेष समय लिया है और आज समय हमारे साथ कार्तिकेय मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद गुलशन। बताइए सर, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार गांव में संपर्क जारी है और संगठन को भी मजबूती देने का काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और उसी को लेकर संपर्क मेरा आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए भी और इस आरएलपी पार्टी के संगठन के लिए, दोनों के लिए गांव में संपर्क जारी है। कार्तिकेय जी, क्या आप ये निश्चय कर चुके हैं कि आप विधानसभा चुनाव 2023 लड़ेंगे? देखिए गुलशन जी, 2018 का जो चुनाव था जिसमें हमारे परिवार ने पहली बार चुनाव छोड़ा था विधानसभा का, जैसा 1967 से लेके पहली बार 2018 में ऐसा हुआ कि डूडी परिवार से किसी ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। तो 2018 के चुनाव को छोड़ने के बाद से ही मैंने मंशा बना ली थी कि आने वाला 2023 का और उससे आने वाले जितने भी चुनाव होंगे डूडी परिवार का नेतृत्व मैं करूंगा विधानसभा चुनाव में। उसके बाद से तैयारियां जोरों शोरों पर चालू है। क्या सर आपका डूडी परिवार इस चुनाव में एक होगा? देखिए, परिवार से कभी दूर नहीं हो सकता। कुछ मतभेद हो सकते हैं पर हमारे मन भेद नहीं है। और समय आने पे आप देखना कि मेरे चाचा हैं, दोनों चाचा, मेरे दादाजी, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ एकजुट होके मेरी इस लड़ाई को सिरे तक पहुंचाएंगे। हमने सर जयदीप डूडी जी के साथ भी बातचीत की थी, इसी दौरान संदीप डूडी जी आपके चाचा श्री से भी बातचीत की थी और आज आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। जयदीप जी से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ेंगे और अगर टिकट किसी कैंडिडेट को पार्टी देती है उसके साथ वो रहेंगे। ऐसे में यही शब्द आपके चाचा जी के थे कि उस समय टिकट मांगेंगे, अगर नहीं मिली तो वो टिकट मिलने वाले कैंडिडेट के साथ रहेंगे। ऐसे में सर आपने ये कैसे तय कर लिया कि परिवार का प्रतिनिधित्व आप करेंगे, सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे? ऐसे में उनकी तो ऐसी कोई मंशा ही नहीं थी कि वो ये बातें कहें कि हम एक रहेंगे। देखिए, वो मुझसे बड़े हैं जी, उनको मुझसे ज्यादा राजनीति का ज्ञान है जी। पर मैं आपको एक सामाजिक बात कहना चाहता हूं कि खून से कभी खून दूर नहीं हो सकता। जिस दिन कार्तिकेय के आंखों से आंसू गिरेगा तो सबसे पहले भागने वाला इंसान जयदीप होगा और मेरे दर्द होगा तो मुझे संभालने वाला सबसे पहला इंसान मुझे लगता है कि संदीप मेरे चाचा होंगे। तो ये एक रणनीति की बात है। कोई पार्टी में जाके इस तरीके के बयान नहीं देता कि हम पार्टी की टिकट नहीं मिलती है तो हम पार्टी का विरोध करेंगे। पर ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो उस छोर पे खड़े होकर मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बीजेपी कांग्रेस में जहां भी है, जैसे भी है, जो भी जिस तरीके से अपनी विचारधारा में बैठे हैं, ये उस जगह बैठ के जहां पे कार्तिकेय डूडी नहीं पहुंच सकता उस जगह मेरे चाचा, मेरे परिवार के सदस्य पहुंच के उस छोर पे खड़े होके मेरी लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं। और वक्त आने पे इसी परिवार का जब ये दिखेगा कि परिवार में से आगे बढ़ रहा कौन, आज परिवार का दायित्व कौन निभाएगा, परिवार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो उस वक्त ये परिवार उस छोर पे खड़े होके भी इस परिवार मेरे लिए ये अपनी संघर्ष, अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और मुझे आगे बढ़ाएंगे। आपने बताया कि जब मेरे को दुख होगा तो मेरे चाचा, दोनों चाचा जी मौके पे खड़े हुए मिलेंगे, मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरे साथ मिल लेंगे। ऐसे में जब उनको दुख होगा तो क्या आप तैयार रहेंगे? क्या वो चुनाव लड़ेंगे तब आप उनके समर्थन में जाएंगे? अगर वो सक्षम होंगे, क्योंकि कार्तिकेय डूडी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टिकट से दावेदारी कर रहा है और आने वाले समय में कार्तिकेय डूडी के पास आरएलपी की टिकट होगी और मैं एक नेता और एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और धीरे धीरे जिस प्रकार से मेरी रफ्तार बढ़ रही है तो इससे निसंदेह मुझे तहसील से ताकत मिल रही है, तभी मेरी रफ्तार बढ़ने लग रही है। और कल को हमारे परिवार में अगर टिकट आती है तो हम विचार विमर्श करेंगे किसी और के पास, अगर बड़ी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अलावा कोई टिकट। पर इतना है कि अगर जिस प्रकार से मेरे चाचा जी ने, आप ही कह रहे हैं
कि कल को टिकट नहीं मिलती है तब भी हम पार्टी के साथ रहेंगे। तो इसमें मैं आपको निसंदेह कहना चाहता हूं कि वो उस छोर पे खड़े होके भी लड़ाई मेरी ही लड़ेंगे। नहीं सर, ऐसे में बात करें, क्या वो सर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो नई पार्टी है, उनके तो 4 विधायक है, कांग्रेस से भी जयदीप जी टिकट मांग चुके हैं, बीजेपी से भी अगर उनको मिलती है या वो चुनाव लड़ते हैं, आप परिवार एक होने की बात कह रहे हैं, तो वो आपसे बड़े भी हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, तो वो चुनाव देख भी चुके हैं, हालांकि वो विधायक भी पूर्व में रह चुके हैं। जाहिर सी बात है कि उनके साथ आदमी भी ज्यादा मिलेंगे, आपके साथ नए जुड़ रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप सामने चुनाव लड़ेंगे? देखिए क्या है कि अभी वक्त है 10 महीने का लगभग। अगर इस दौरान हमारी कुछ बातें हो जाती है, हम लगातार संपर्क में हैं एक दूसरे के, आपको मैं बताना चाहता हूं, और इस दौरान अगर हमारी बातें हो जाती है तो हो सकता है कि हम कोई फैसला ले लें। पर अगर मैं दूरियां ज्यादा बढ़ गई या फिर मैं आगे बढ़ गया आरएलपी के साथ, जहां से मेरा वापस आना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर हो सकता है कि हम 2 जगह चुनाव भी लड़ें। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हुए लगभग 6 से 7 महीने ही हमारे अनुमान से हुए हैं। ऐसे में देखें तो एक तरीके से और कई लोग भी भादरा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, शामिल होने की भी उनकी तैयारियां हैं। ऐसे में जयदीप जी पे आपने जो प्रश्न उठाया था कि अगर उनकी टिकट कट जाती है तो वो मेरे साथ होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी की कटती है, ऐसे में एक पॉइंट पर आप मान लीजिए कि आपकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से टिकट कट जाती है, तो आप क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सामने चुनाव लड़ सकते हैं? जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ जाएंगे, या फिर आपके परिवार में अगर कोई और दूसरा चुनाव लड़ता है तो उनके साथ जाएंगे? देखिए, डूडी परिवार किसी पार्टी के पीछे चुनाव छोड़ने वाला और लड़ने वाला परिवार नहीं है। हमारे 2018 में जो चुनाव छोड़ने की वजह से, एक पार्टी के पीछे हमने क्या किया था, चुनाव ही छोड़ा था। उस चुनाव छोड़ने की वजह से जो नुकसान हुआ, इतना हमारे 70-60 सालों में कभी किसी हार जीत की वजह से नुकसान नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है, जो मेरे परिवार के वोट हैं, जो मेरे दादाजी चौधरी धनाराम जी डूडी, चौधरी लालचंद जी, चौधरी जसवंत सिंह जी, जो लोग हमें सौंप के गए हैं, चाहे वो लोग कितने भी हैं, कितने नहीं, आज के वक्त को देखते हुए मैं उन लोगों के मान सम्मान के लिए, उनकी लड़ाई के लिए मैं ये चुनाव लड़ूंगा और मैं मैदान खाली नहीं जाने दूंगा। जिस पार्टी के साथ आप आज घूम रहे हैं उनके सामने भी लड़ लेंगे? देखिए साहब, मेरे लिए बड़ी पार्टी डूडी परिवार की पार्टी, हमारा संगठन है। कल पीछे मैंने आपको यही तो कहा कि पीछे क्या हुआ था, 2018 में कांग्रेस की टिकट नहीं मिली थी, चुनाव छोड़ दिया, उसका जितनी भरपाई, आज हमें 10 साल लग जाएंगे उसकी भरपाई करते हुए। आज आप वही गलती मुझसे इस उम्र में दोहराना चाहते हैं, तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी राजनीति। सर, बात करें, संजीव बेनीवाल जी भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे एक मौके, अब आपका डूडी परिवार तो साहब पता ही नहीं कितनी पार्टियां बदल चुका है, कितनी पार्टियों में जा चुका है, क्योंकि कब से देखते आ रहे हैं कि जिस पार्टी का विलय हुआ, जो पार्टी नहीं बनी, उस पार्टी में पहला नाम डूडी परिवार का दिखा। यही भादरा में आपका दिख रहा है कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हो गए, नई पार्टी है। ऐसे में सर, क्षेत्र की बात करें तो पार्टियां बदलना, पार्टियों में जाना लगा रहता है। आप कह रहे हैं कि मेरे से डूडी परिवार से कोई बड़ी पार्टी नहीं है, तो ऐसे में सर क्या केवल चुनावी लोभ के लिए किसी पार्टी में जाना उचित होता है? साहब, ये है कि आज आप गांव में घूमेंगे या आप गांव में संपर्क करेंगे तो सबसे पहला सवाल जब जनता के बीच में आता है तो आप कौन सी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। हर एक आदमी चाहता है कि आपके पीछे एक बड़ा नेता हो, एक बड़ी विचारधारा हो, एक बड़ी पार्टी है कि आपका जब दिल्ली जयपुर तक कोई कभी काम पड़े तो उसको संभालने के लिए एक नेता होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए जब मैंने पार्टी की शुरुआत करी, मैंने अपना राजनीतिक सफर जब चालू किया और जब ये बातें उठने लगी, तो मुझे भी बीजेपी कांग्रेस कोई बुरी नहीं लगती जहाँ पे 20,000 से शुरुआत हो, पर मैंने उस पार्टी को चुनना चाहा जो मेरी तरह शून्य थी। मैं मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई बड़ी शुरुआत कर रहा हूँ, मैं जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ और जीरो से शुरुआत करने वाली पार्टी लेके चलाऊं, और जितना मैं बढ़ूंगा, जितना खुद को मजबूत करूंगा, उतना ही संगठन को मजबूत करता जाऊंगा। तो इसी विचारधारा के साथ मैंने आरएलपी का दामन साथ थामा। पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि जब मैं अपने लोगों के बीच में जाऊं, जब मैं अपनी जनता के बीच में जाऊं, तो मेरे पास एक नेता हो, और नेता नहीं भी होगा तो भी ये है कि ये डूडी परिवार के लिए, डूडी परिवार के संगठन का जो चुनाव है, उस संगठन के चुनाव के लिए मैं सर, आपकी एक बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की करें या हनुमान बेनीवाल जी की करें, अक्सर सर कहीं भी चर्चाएं होती है तो कास्टिज्म फैक्टर की बात की जाती है कि हनुमान बेनीवाल जाटवाद को काफी बढ़ावा देते हैं। एक तरीके से पार्टी की बात करें तो जातिवाद, एक विशेष जाति की तरफ वो सर जाती दिखाई देती है। ऐसे में भादरा की बात करें तो भादरा में जाट विधायक लगातार बन रहे हैं। ऐसे में आप मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से आपको भादरा क्षेत्र के अंदर वोट बैंक को बढ़ावा मिलेगा आपके? देखिए, पार्टी से तो हर एक को भी बढ़ावा मिलता है।
चाहे ज़्यादा है कम है, पर आज के दिन मैं ये मानता हूँ कि आरएलपी थोड़े सबसे मतलब थोड़ी कमज़ोर स्थिति में है, पर हम मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पर ये जो आप टैग दे रहे हैं, ये टैग जनता ही देती है, पर ये टैग जनता ही देती है। आज जैसे कि आप बार बार अभी जैसे वो गैस त्रासदी हुई थी, एक राजपूत परिवार की शादी समारोह था, तो उसमें सबसे आगे हमारे पार्टी सुप्रीमो आए, और अनेकों ऐसी चीजें हुई जहाँ पे अनेक समाज की पिछली, वो एक बच्चे के साथ जहाँ पे स्कूल में वो अध्यापक के साथ मारपीट, वो जो दलित समाज से जो बच्चा था, उसके लिए भी सबसे आगे हनुमान जी बेनीवाल साहब आए। तो जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां वहां पहुंचते हैं। पर ये टैग देने वाले ही लोग हैं, ये टैग एक तरीके से पार्टीबाज मतलब जो राजनीतिक गलियारों में जो चलती हैं चर्चाओं, उनके दौरान मिलते हैं। पर ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो 36 कौम 36 बिरादरी के काम आने वाला है। दुख में जो चला गया उसके लिए सारा बन के खड़ा हुआ। कार्तिक जी, बात करें गांधी प्रकरण की। सर, जैसे ही गांधी प्रकरण हुआ, गांधी गांव में कर्फ्यू लगा, भादरा नोट क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया। ऐसे में सर आपकी चर्चाएं चली कि सारे क्रांतिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कार्तिकेय डूडी वहां से निकल कर भाग गए थे। ऐसे में रवि बंसल का भी साहब एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये बात क्लियर की है कि कार्तिकेय डूडी पुलिस से साठगांठ कर वहां से भाग गए थे। ऐसी स्टेटमेंट आपने भी सुनी थी, उसके बाद आपका जवाब नहीं मिला। आज सर जनता जवाब जानना चाहेगी कि आप गांधी प्रकरण से क्यों भागे थे, और अगर नहीं भागे थे तो पुलिस ने आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? देखिए, मैं कोई अपराधी तो था नहीं। ये जो बाकी जाके सरेंडर हुए थे वहां पे, मैं अपने आप को सरेंडर तो करने वाला नहीं था। अगर पुलिस मुझसे ज्यादा ताकतवर होती या पुलिस मुझसे एक कदम आगे होती तो मुझे गिरफ्तार कर लेती। तो मैंने अपने आप को यूं तो कहा नहीं था मैं गिरफ्तार होऊंगा नहीं, या फिर मैं साहब किसी के जाके गिड़गिड़ाया हूँ। ठीक है, तो ये साहब इतनी सी बात है कि इस प्रकार की हमारे भाई साहब जो आंदोलनकारी साथी थे, अगर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है तो ये उनकी खुद की मंशा है। पर मैं कभी मैंने जिस आंदोलन में ईमानदारी से साथ दिया है और उसमें मैं किसी पे कटाक्ष करना सही नहीं समझता, क्योंकि उस वक्त वो 7-8 दिन हमारे ईमानदारी के दिन थे। हमने 7-8 दिन बड़ी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी थी। हमने सही और गलत की लड़ाई लड़ी थी कि अगर गलत हुआ है काम तो उसमें सजा मिलनी चाहिए, अगर गलत काम नहीं हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए अच्छे से। पर मैंने किसी के खिलाफ कोई कटाक्ष नहीं किया, क्योंकि ये मेरी राजनीति का हिस्सा नहीं है कि आपस में जिसके साथ लग के फिर उसी का आप कटाक्ष करो और उसी पे आप सवालिया निशान करो। और ये बात है कि साहब कार्तिकेय डूडी पे हाथ डालने के लिए 4 बार सोचना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं है कार्तिकेय डूडी पे हाथ डालना। सर, बात करें वर्तमान विधायक बलवान पूनिया की, उनके विधायक बनाने में आपके परिवार का काफी सहयोग रहा है। आप भी सर छानीबड़ी में जयदीप डूडी जी को वोट दिलवाने के लिए, जितवाने के लिए ब्लॉक चुनाव में काफी घूमे थे। उसके बाद जयदीप जी ने बलवान पूनिया जी का प्रधान बना दिया, जिसमें कह सकते हैं कि आपका भी काफी सहयोग रहा होगा, क्योंकि आपने जयदीप जी को जिताया, जयदीप जी ने उनके प्रधान को जिता दिया। ऐसे में वर्तमान में क्या कार्यकाल देखते हैं, क्योंकि अब तो डूडी परिवार भी बलवान पूनिया के खिलाफ की पार्टी में आ गए? देखिए साहब, आपकी जिस प्रकार आपने कहा कि आपका भी सहयोग रहा होगा, मैंने 2018 के चुनाव में तो खुद का वोट भी पोल नहीं किया, क्योंकि हमारे इस तरीके की राजनीति नहीं है कि आज खुद का छोड़ के किसी और को वोट डालें। ठीक है, और रही बात ब्लॉक चुनाव में, आपने कह दिया कि आप ब्लॉक चुनाव में घूम रहे थे, आपने जिताया। बिल्कुल हम साथ थे परिवार के, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, जब वक्त आएगा सब साथ होंगे। हम साथ थे, डूडी साहब को जिताया, चाचा जी को। पर आपने कभी मेरे को प्रधान के चुनाव में एंटेंगल होते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैं उस फैसले में उनके साथ नहीं था। और वहीं से हमने अपने रास्ते थोड़े दूर बनाए कि भाई ये बलवान को जिताने वाली पॉलिटिक्स मेरे समझ नहीं आती। और अब तक का कार्यकाल है, देखिए साहब, मैं एक प्रतिद्वंदी उनका, और मैं कभी उनको सराह नहीं सकता, और मैं उनकी हर चीज में कमियां निकालूंगा। पर यह काम है कि मैं आज आपके माध्यम से इस मंच पे मैं कोई कमियां नहीं निकालने वाला, ना इस तरीके से कोई कमियां गिनाने वाला। उनका कार्यकाल आपको 10 महीने पड़ा है। हम अपनी तैयारी ग्राउंड पे कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और उनकी कमियां ग्राउंड पे मैं उनको गिनाऊंगा। क्योंकि आज मैं इस मंच पे आपको उनकी कमियां गिनाने लग जाऊं तो ये इस तरीके की राजनीति साहब मुझे जचती नहीं। आपको मेरी बात करनी है, मेरे परिवार की बात करनी है, मेरे संगठन की बात करनी है, मैं आपको हर चीज का जवाब दूंगा। सर, राजनीति तकरीबन अगर आप चुनावी भाषण में जाएंगे तो कटाक्ष, आप कह रहे हैं कि मैं मंच पे गिनाता हूं, तो मंच पे भी आपने सर बलवान पूनिया जी के काफी कटाक्ष किया, हालांकि उस विषय पे चर्चा ना करते हुए संजीव बेनीवाल जी का जिक्र करते हैं। अब सर चर्चाएं दौड़ पड़ी है कि संजीव बेनीवाल जी की टिकट कट सकती है। ऐसे में वर्तमान में विपक्ष में भी है, क्योंकि दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहे थे, जनता ने उनको 61,000 वोट दिए थे। ऐसे में विपक्ष की भूमिका में आप संजीव बेनीवाल को कैसे देखते हैं? देखिए साहब, मैंने तो उनको कहीं विपक्ष में देखा नहीं अभी तक, और
रही बात गांधी प्रकरण में भी उनका कोई अच्छा योगदान नहीं था। उनके गांव का ही एक आंदोलन चल रहा था गांव में, तो उनको सबसे बड़ी और अहम भूमिका में होना चाहिए था, चाहे किसी भी तरफ होते। और उनका एक साइलेंट नेचर मेरे को उसमें दिखा। और उससे पहले भी मैंने कहीं उनको कोई बड़े मतलब कहीं भी इस तरीके से नहीं देखा तहसील में जहाँ उन्होंने बड़ी जोरदार आवाज के साथ कहीं कोई विरोध किया हो, कोई अपना पक्ष रखा हो। और अब मेरे को सबसे एक बड़ी अच्छी और एक बड़ा कहते ना मजाकिया वाकया लगता है बताने में कि जब आज से कुछ समय पहले जब जो मौजूदा विधायक है वो जब श्रेय लेते थे बीमा लाने का, तो इन्हीं का संगठन कहता था ये कहाँ से बीमा लाया है, ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मोदी जी देते हैं सीधा बीमा। आज वही मोदी जी वाले लोग बीमे के लिए धरनार्थी हो रखे। मैं इससे बड़ा मजाकिया और माहौल भादरा में हो नहीं सकता, क्योंकि एक रीति चल चुकी है, कोई चीज दिखो धरना दे दो, कोई चीज देखो। हमने भी बहुत बार धरने दिए हैं, पर जब पानी नाक से ऊपर हो जाता है तब एक वो सीमा आती है। आपके आज आप विपक्ष में हैं, आपके क्षेत्र से एमपी हैं जी, वो राज में बैठे, सेंटर में पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको इस चीज के लिए अवगत करवाइए। आज आपके पार्टी के केंद्र में भी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वहां तक इस मामले को ले जाइए। आपके लिए कितनी बड़ी बात है। मोदी साहब राज में बैठे, आप इस चीज को जितना हो सके, आज 53 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे और इनका कोई हाँ ना का कोई जवाब नहीं है। तो इस तरीके के जो डुलमुल रवैया है ना साहब, ये क्या जनता पहचानने लगी। सर, पानी का नाम लिया आपने, पानी से याद आया सिद्धमुख ब्रांच, जिसको चौधरी लालचंद डूडी जी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में सिद्धमुख ब्रांच, अमर सिंह ब्रांच की सर आज बारियां पीट रही है। जितना पानी किसानों को मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा। ऐसे में फसल बीमे का भी आपने जिक्र किया, तो फसल बीमे को लेकर भी किसान त्रस्त है सर, क्योंकि 31 तारीख का अल्टीमेटम सरकार का दिया हुआ है कि 31 से पहले लोगों के खाते में आ जाएगा। क्षेत्र की दो मुख्य मांग रही है हमेशा से, चाहे बलवान पूनिया उस मांग से जीते हो, चाहे संजीव बेनीवाल जीते, और अभी भी वो मांग चल रही है, बीमा और पानी। ऐसे में सर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि दोनों नहरों में भी पानी पूरा नहीं मिल रहा है। एक नहर की तो आपके दादाजी के नाम से ही उस नहर को बनाया हुआ है, तो सर कहाँ तक लोग ये उम्मीद रखेंगे कि नहरों में पानी आएगा और बीमा भी समय पर मिलेगा? देखिए, ये तो सही लोगों के हाथ में जब राज होगा और वो सही तरीके से आपकी बात सदन में उठाएंगे बार बार, तो जरूर आपकी बात को सुनवाई होगी। पर यहाँ के नेता और इस मौके की बातों को ना देखते हुए, मौके की बातों को भांप कर ना उठाते हुए, अनेकों मोदी पे, अडानी पे, अंबानी पे, इन पे निशाना साधने का काम कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, ये उनका सोच विचार है, पर ये एक तरीके से ये है कि आज के दिन तहसील बीमा और पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। और जहां तक कि सिद्धमुख की रेगुलेशन, इसकी अमर सिंह ब्रांच की रेगुलेशन की बात है, ये अनेक बार पिट चुकी है और इसके ऊपर पानी भी पूरा रूप से नहीं मिल रहा, टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा। और यही कारण है कि सिद्धमुख में जितना इनको 0.33 MAF मिलियन एकड़ फीट जो पानी अलॉटेड है, वो उसका आधा भी पानी सिद्धमुख कैनाल में नहीं पहुंच रहा है। और ये चोरियां और पानी के लिए, देखिए कहते हैं ना, किसान चोरी कर रहा है, किसान चोरी नहीं कर रहा, उसका खेत जल रहा है तो उसको पानी लगाना पड़ेगा। वो अपनी फसल को बचाने के लिए हर हद तक जा सकता है। आप किसान को चोर मत बताइए, आप सबसे पहले पानी पूरा लाइए, और चाहे पानी कितना भी लाइए। जो सबसे बड़ी जो क्षेत्र की समस्या है, आपके लिए बार बार कोई ये बात करेगा या नहीं करेगा, जो भादरा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है वो एक किलाबंदी की। जब तक भादरा क्षेत्र में किलाबंदी नहीं होगी, जब तक मुरबाबंदी नहीं होगी, तब तक पानी इसी प्रकार से घटता जाएगा और टेल पर पानी कम से कम पहुंचेगा। आप सबसे पहले जो क्षेत्र के विधायक है, नुमाइंदे या आने वाले जो विधायक है, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि भाई विपक्ष मान लीजिए, चाहे मुझे भादरा की एक जनता मान लीजिए या आपका प्रतिद्वंदी मान लीजिए, भादरा में नहरों के पानी लाने से पहले आपको क्षेत्र की किलाबंदी करिए। उसके बाद जितना अलोकेटेड पानी है उसकी लड़ाई लड़िए, तब जाके किसानों को राहत मिलेगी। और बीमा एक स्कीम है साहब, उसके लिए आपको सही लोगों तक पहुंचना है और इस स्कीम को सही तरीके से, इसका फायदा किसानों तक पहुंचाना है। तो इसके लिए आपको सही तरीके से एक प्रॉपर चैनल से चलना पड़ेगा सर। आपकी इस बात का जब प्रसारण होगा तो लोगों का केवल एक कमेंट देखने को मिलेगा, और वो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि नहरों में पानी अब तो कम हुआ नहीं है, आपके घर में भी सर 3-3 लाल बत्तियां आ रही है। ऐसे में अक्सर लोग ये बात पूछेंगे, ये बात कहेंगे, ये बात आप जब गांव में जाएंगे तब भी आपसे पूछेंगे कि आप लोगों ने 3 बत्ती रहते हुए क्या भादरा में किया था। भादरा में हमारे रहते हुए किसान को चोर नहीं बनाया साहब हमने, ठीक है। जब तक डूडी परिवार का राज रहा था ना, ये नहीं कह सकता कि कहीं आज किसी का ट्रैक्टर जब्त हो गया, आज किसी किसान के ऊपर कोई मामले दर्ज हो गए, आज किसी के मुकदमे दर्ज हो गए। पानी जितना ला सकते थे पानी लाया गया, और जितना पानी किसान ले सकता था उस पानी को लिया।
ये काम हमने किया और जितना मैक्सिमम पानी आज भी आप हो सकता है कि चाचा और भतीजा हम दोनों एक अलग रेस में दौड़ रहे हैं, पर एक बात मैं गांव में जाता हूं तो ये जरूर सुनने को मिलता है कि कभी नहरों के ऊपर हमारे ऊपर जब नहरों पे चढ़े तो हमारे ऊपर कभी पुलिस की गाड़ियां नहीं चढ़ी थी। इस चीज के लिए हम आज भी छाती ठोक के कह सकते हैं पानी हमें पता नहीं कितना मिला ना मिला, पर किसान पानी के लिए त्राही त्राही नहीं कर रहा था। कार्तिकेय डूडी जी हमारे साथ थे और सर आपको तमाम जनता इस वक्त सुन रही होगी, आगे भी सुनेगी, क्या सर उनको आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए जनता को मैं इतना ही संदेश देना चाहूंगा, एक पढ़ा लिखा समझदार एक भाई ऐसा नेता चुनिए जो आपको आपके तहसील को, आपकी तहसील की बात को समझदारी से एक प्रॉपर चैनल से उठा सके और आपको मैक्सिमम जितना हो सके आपको लाभ भिजवा सके। हाँ मेरे परिवार की कुछ गलतियां रही है, राजनीतिक गलतियां रही है, किसी के साथ कोई पर्सनल जिस तरीके की आज की राजनीति के पर्सनल एक दूसरे से खींचातान कर रहे हैं उस तरीके की राजनीति ना तो मेरे परिवार ने करी है ना मैं करूंगा कभी। और सीधी सी बात है कि जब हम घर पे हमारे कोई रिश्ता करते हैं, बच्चा लाते हैं, ये बेटी आती है या बेटी जाती तो हम उसमें क्या करते हैं सबसे पहले कि परिवार देखते हैं, खानदान देखते हैं, घराना देखते हैं कि यार क्या कोई रिश्तेदारियों का दबाव है, ये सारी चीजें हमारी देखी जाती है। घर में कोई पशु लाते हैं तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि इसके माँ के कितना दूध था, क्या किस था। तो कम से कम क्षेत्र का नेता चुन रहे हो तो घराने का तो चुनो, तो कम से कम करेगी तो घराने की बात, करेगा तो खानदानी बात। तो ये क्षेत्र का नेता चुन रहे हो, जनप्रतिनिधि चुन रहे हो तो कम से कम उसका बैकग्राउंड देख के तो चुनिए। मैं यही कहना चाहूंगा जनता को, बाकी जनता का मन है, जिधर जनता का मन रहेगा उधर जनमत जाएगा। हमारे साथ कार्तिकेय डूडी जी थे और एक शानदार बातचीत कार्तिकेय जी के साथ हमारी हुई थी। और आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि तमाम लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और लगातार हमारी बातचीत जो है वो और नेताओं के साथ भी होगी और नेताओं से आपके भेजे हुए प्रश्न हम पूछेंगे। तो आप सभी साथी शेयर कीजिएगा और भादरा लाइव को लाइक और फॉलो अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ मैं भादरा से गुलशन सोनी।